हाँ जी, तो इंग्लिश 503 इंट्रोडक्शन टू ईएलटी का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने जो कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे वो सिर्फ इंट्रोडक्शन था उसमें, और उसके बाद कुछ मेथड्स थे ईएलटी के, डिफरेंट मेथड्स एंड अप्रोचेस थी ईएलटी की। उसके इम्पोर्टेंट मेथड्स थे जिसमें मैंने डिस्कस किया था जीटीएम को, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, स्ट्रक्चरल अप्रोच को, डायरेक्ट मेथड को। इस तरह से कुछ मेथड्स थे, कुछ तकनीक्स थी, कुछ अप्रोचेस थी ईएलटी की। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेचर एंड फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज के नेचर क्या है और इसके लैंग्वेज के फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, वी आर एबल टू एक्सचेंज नॉलेज, बिलीव्स, ओपिनियंस, विशेस, थ्रेट्स, कमांड्स, एप्रिसिएशंस, प्रोमिसेस, डिक्लेरेशंस एंड फीलिंग्स। यानी कि ये सब चीजें जो है ये हम जो है ह्यूमन बीइंग्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं इन सबको। I will consider language to be a set of finite or infinite of sentences, each finite in length and constructed out of a finite set of elements. ये नोम चोम्स्की ने इसकी ये डेफिनेशन दी है कि मेरा ख्याल में लैंग्वेज जो है वो ये है, यानी कि कोई भी चीज जो ये सारे जो आइडियाज, बिलीफ्स, ओपिनियंस वगैरह इनको एक्सचेंज करना, ये भी लैंग्वेज में आएगा। और आई विल कंसिडर लैंग्वेज टू बी अ सेट, ये एक सेट है, सेंटेंसेस का सेट है जो फाइनाइट हो सकता है या इनफाइनाइट हो सकता है, फाइनाइट लेंथ में हो सकता है और फाइनाइट हो सकता है एलिमेंट्स में। ठीक है, ये नोम चोम्स्की ने इसकी डेफिनेशन दी है। आवर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन before anything else is language. Language is a system that associates sound or gestures with meanings in a way that uses words and sentences. Language is purely human and non-instructive method of communicating ideas, emotions, and desires by means of voluntarily produced symbols. तो ये हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। सैपिर ने कुछ और कहा है और नोम चोम्स्की ने कुछ और कहा है। ठीक है, एक लिहाज से दोनों की डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल ठीक है। चोम्स्की ने इसके स्ट्रक्चर के लिहाज से थोड़ा बात किया है और सैपिर ने जो है वो फीलिंग्स या आइडियाज के एक्सचेंज होने के बारे में बात की है। हमारे पास है नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। फंक्शन कौन कौन से हैं? ये कुछ फंक्शंस हैं। रेफरेंशियल फंक्शन है हमारे पास। द रेफरेंशियल फंक्शन इज ऑल अबाउट डिस्क्राइबिंग। लैंग्वेज का फंक्शन क्या है? यहाँ रेफरेंशियल फंक्शन जो थ्योरी है उसके मुताबिक जो है लैंग्वेज का मतलब जो है वो डिस्क्राइब करना है कुछ, किसी भी चीज को। कैन यू डिस्क्राइब what you see, what is happening around you and how you feel about it. आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आप क्या फील कर रहे हैं, या फिर क्या आप देख रहे हैं, इस सब को डिस्क्राइब करना जो है वो लैंग्वेज है। इमोटिव फंक्शन में अगर आए तो द मोटिव फंक्शन इज अबाउट एक्सप्रेसिंग समथिंग, किसी भी चीज को एक्सप्रेस करना। वी डू नॉट ओनली स्टेट फैक्ट्स अबाउट बट आल्सो ऐड अ लिटिल इमोशन टू आवर कन्वर्सेशन। देखें, रेफरेंशियल फंक्शन में उसने कहा है कि आप अपने इर्द गिर्द क्या देख रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, या फिर क्या हो रहा है, इस चीज को डिस्क्राइब कर देने को जो लैंग्वेज कहेंगे। लेकिन इमोटिव फंक्शन थोड़ा डिफरेंट है। वो कहता है कि जो कुछ हो रहा है, जो हकीकतें हैं, सिर्फ उनको डिस्क्राइब करना ही लैंग्वेज नहीं, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे बिलीफ्स हैं, उनको जो एक्सप्रेस करना, उन फीलिंग्स को, ये भी लैंग्वेज है। नेक्स्ट है हमारे पास द कोनेटिव फंक्शन। द कोनेटिव फंक्शन इज कंसिडर्ड विद कमांड, यानी कि ऑर्डर करना, किसी को कमांड करना, हुक्म देना। We all like to order people around, but we do feel confident enough in the larger language to try the imperative. Go on, open it, don't touch, it's dangerous. ये सारी चीजें, किसी को कमांड करना, हुक्म देना जो है, ये सारे जो है ये इसका एक फीचर है लैंग्वेज का। The poetic function, it is about choice of words wisely, how careful you are when you speak, do you attempt to be eloquent. It helps us develop an appreciation for the literary and spoken word transition of the target culture, and it's essential in higher levels of communication. ठीक है, यहाँ पोइटिक फंक्शन की बात हो रही है कि आप मतलब जो डिस्क्राइब कर रहे हैं या जो एक्सप्रेस कर रहे हैं उसका उसकी डिक्शन क्या है, आपके पास कैसी वोकैबुलरी है, या आपके पास कौन सा लिटरेरी मटेरियल है जिसके थ्रू आप अपनी बात को दूसरे इंसान तक कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर अपनी फीलिंग्स वगैरह को एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? फैटिक फंक्शन प्रॉपरली नाउन एज स्मॉल टॉक। फैटिक फंक्शन कहते हैं किसी भी स्मॉल टॉक को और engage for the sake of conversation
Fatigue function is the non-referential use of language to share feelings or establish mood of sociability rather than to communicate information or ideas. ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा हमने कोई इंफॉर्मेशन या किसी भी किस्म की कोई चीज़ जो है वो शेयर नहीं करनी होती, सिर्फ हमारा मकसद किसी के साथ थोड़ा सा कम्युनिकेशन रखना होता है, कॉन्टैक्ट रखना होता है, उसको हम फैटिग फंक्शन कहते हैं, छोटी सी बात करना, स्मॉल टॉक जिसे कहते हैं। The metalingual function, it requires analyzing language while using the target language. It can be tricky, but it really is the only way to escape your mother tongue and fully immerse yourself in another register. ठीक है, set your dictionary to English mode. मेटालिंगुअल फंक्शन होता है कि किसी एक लैंग्वेज से हटकर दूसरी लैंग्वेज में बात करना या एक से ज्यादा लैंग्वेजेस में बात करना, अपनी मदर टंग से थोड़ा हटके बात करना, यानी कि हमारी जो मदर टंग है जाहिर है वो उर्दू पंजाबी के अलावा अगर हम इंग्लिश की बात करें, हमें इंग्लिश भी आ रही है, उर्दू और पंजाबी और डिफरेंट लैंग्वेजेस पे अबूर होना, इसको हम मेटा लैंग्वेज फंक्शन कहेंगे। अदर फंक्शंस क्या है उसके, लैंग्वेज एज पार्ट, लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ कंट्रोल, लैंग्वेज जो है वो मीन्स ऑफ कंट्रोल उसने कहा है इसे, लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी, अ मार्कर ऑफ सोशियो पॉलिटिकल आइडेंटिटी एंड इम्प्रेशन मैनेजमेंट, लैंग्वेज एज परफॉर्मेटिव, इट परफॉर्म्स फंक्शंस। देखें ये सारे उसने फंक्शंस बताए लैंग्वेज के कि ये एक पार्ट भी हो सकती है, किसी की शिनाख्त हो सकती है, या फिर लैंग्वेज जो है ये एज परफॉर्मेटिव है, ये फंक्शंस को परफॉर्म करती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर हम वर्क में आए कि फलां ने ये काम किया तो हमने एक फंक्शन परफॉर्म किया, लेकिन लैंग्वेज एज इट इज एक फंक्शन परफॉर्म कर सकती है किस तरह से कि उसने हुक्म दिया। अब हुक्म दिया, कोई फंक्शन तो ना हुआ, उसने सिर्फ हुक्म दिया है, लेकिन अगर लैंग्वेज की उसमें डिक्शनरी में आए तो ये हुक्म देना जो है ये इसने एक फंक्शन परफॉर्म कर दिया। ठीक है, किसी भी चीज के लिए उसने ऑर्डर किया तो एक फंक्शन परफॉर्म हो गया उससे। Features of human language, communicative may be the primary function, but it is not distinguished feature of human language. ठीक है, कम्युनिकेशन जो है वो एक ह्यूमन फंक्शन है, लेकिन सब कुछ ये ह्यूमन फंक्शन ही नहीं है, इसके कुछ फीचर्स हैं ह्यूमन लैंग्वेज के। ये मैंने आई थिंक लास्ट लेक्चर में भी इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्सिविटी है, अदर क्रिएचर्स डू नॉट रिफ्लेक्ट ऑन द वे दे क्रिएट कम्युनिकेटिव मैसेजेस और रिव्यू हाउ टू दे वर्ड। अच्छा, ये ह्यूमंस के पास ही है रिफ्लेक्सिविटी का जो फीचर है, यानी कि वो पास्ट की और प्रेजेंट की और किसी भी वक्त की बात कर सकते हैं, किसी टाइम या प्लेस की, गुजरे हुए वक्त की या फिर आने वाले वक्त की। डिस्प्लेसमेंट, रिफ्लेक्सिविटी होता है कि आई विश आई वुडंट यूज सो मेनी टेक्निकल टर्म्स, ये किसी ख्वाहिश को जाहिर करना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में आएगा एनिमल कम्युनिकेशन कैन नॉट इफेक्टिवली बी यूज्ड टू रिलेट इवेंट्स दैट आर फार रिमूव्ड इन टाइम एंड प्लेस। जो बात मैं कर रही थी वो डिस्प्लेसमेंट में आएगा, यानी कि फार रिमूव्ड बात जो पहले हो चुकी है किसी वक्त में या किसी जगह पे कोई बात हो चुकी है तो उसके बारे में जो बात करना वो एनिमल कम्युनिकेशन जो है उसमें नहीं है, सिर्फ ह्यूमन कम्युनिकेशन है। ह्यूमन कैन रेफर टू पास्ट एंड फ्यूचर टाइम, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। It allows language users to talk about things and events not present in the immediate environment. ठीक है, ह्यूमंस जो हैं वो बात कर सकते हैं पास्ट की या प्रेजेंट की या फिर ऐसी बात की जो मतलब फिलहाल अपनी वो नहीं रखती, कोई मौजूदगी नहीं रखती, वजूद नहीं रखती, ऐसी बात ऐसी चीज के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, आर्बिट्रेरीनेस मैंने आपसे डिस्कस किया था कि किसी वर्ड का और उसका जो स्ट्रक्चर हमारे माइंड में बनता है उसका जो रिलेशन होता है उसको आर्बिट्रेरी कहते हैं, वो आर्बिट्रेरी रिलेशन होता है। यही बात उसने यहाँ की है कि कनेक्शन बिटवीन अ लिंग्विस्टिक फॉर्म एंड इट्स मीनिंग और द ऑब्जेक्ट इट डिस्क्राइब इन द वर्ड। दुनिया में किसी भी चीज की जो लिंग्विस्टिक टर्म हम यूज करते हैं तो उस टर्म से हमारे जहन में जो ऑब्जेक्ट आता है उन दोनों के दरमियान जो रिलेशन होता है वो आर्बिट्रेरी होता है और उसे आर्बिट्रेरीनेस कहते हैं। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ह्यूमन लैंग्वेज जो है इसमें प्रोडक्टिविटी है, यानी कि इट इज ऑल अबाउट प्रोडक्टिविटी, क्योंकि डे बाय डे जो इसमें लैंग्वेज में ट्रांसेस वगैरह आ रही हैं या फिर डेवलप हो रही है लैंग्वेज, जो चेंजिंग्स आ रही हैं लैंग्वेज उसको जो एक्सेप्ट करती है तो इसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और जो लैंग्वेज प्रोडक्टिविटी है ये इनफाइनाइट है, इसमें उसने यही कहा है कि
the potential number of utterances in any human language is infinite. The communication system of other creatures are very limited, as it does not seem possible for them to produce new signals to communicate novel experience or events. देखिए ह्यूमन लैंग्वेज में ऐसा है ना कि कोई भी किस्म हमारे पास बहुत सारे नोवल एक्सपीरियंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं जो पहली दफा हुए होते हैं, उससे पहले नहीं हुए होते, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक वोकैबुलरी यूज कर लेते हैं या फिर कोई ना कोई वर्ड बना लेते हैं और लैंग्वेज जो है उसे एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, ये सिर्फ ह्यूमंस के पास ही, ह्यूमन लैंग्वेज में ही ये इन्फिनिटी है, एनिमल्स लैंग्वेज में ये इन्फिनिटी नहीं है। कल्चरल ट्रांसमिशन की बात करें, द प्रोसेस वेयर बाय अ लैंग्वेज इज पास्ड ऑन from one generation to next is called cultural transmission. We acquire language in a culture with other speakers and not from parents genes. देखिए हम कल्चरल ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो लैंग्वेज जो है वो हमें सकाफती मतलब विरासत में नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि हमारे पेरेंट्स जो लैंग्वेज बोल रहे हैं, अगर हम पाकिस्तानी हैं तो हमारे पेरेंट्स पाकिस्तानी मतलब उर्दू या पंजाबी बोल रहे हैं, और हमारी पैदाइश किसी बच्चे की जाकर इंग्लैंड में हो और वहां जाकर वो उर्दू पंजाबी ही बोले, ऐसा नहीं है, वो अक्वायर करेगा इंग्लिश को। ठीक है, लैंग्वेज इज ऑल अबाउट अक्वायर्ड। किसी सोसाइटी में, किसी कम्युनिटी में जहाँ रह रहे हैं वही लैंग्वेज एक्वायर करेगा और वही लैंग्वेज बोलेगा, ये कोई पेरेंटल जीन से नहीं आती। ठीक है, डुअलिटी अगर बात करें, ह्यूमन लैंग्वेज इज ऑर्गेनाइज्ड एट 2 लेवल्स और लेयर्स। डुअलिटी के मतलब एक वर्ड हमारे पास है एन या बी आई, तो उसकी एक साउंड होगी एन, एन की अगर एक साउंड है एन, बी की साउंड है बी, लेकिन एक साउंड से एक जो हमारे पास फोनीम है बी, अगर उसके साथ एच लगा दे तो हमारे पास साउंड क्या बन जाएगी, ब। इस तरह से पी के साथ पी एक साउंड है, उसके साथ हम एच लगा दें तो वो हमारे पास साउंड हो जाएगी फ। तो इस तरह से इसको डुअलिटी कहते हैं कि एक साउंड जो एक वर्ड है उसके साथ जो है हम डिफरेंट फंक्शंस जो है परफॉर्म कर सकते हैं, उसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं। The study of language and the way language is word is called linguistics. कि किस तरह से लैंग्वेज वर्क करती है और उसकी स्टडी करना, उसके बारे में रिसर्च करना, वो हमारे पास क्या होगा, इट्स कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स। इट ट्राइज टू ऑब्जर्व लैंग्वेज एंड डिस्क्राइब देम एक्यूरेटली, फाइंड जनरलाइजेशन विदिन व्हाट हैज बीन डिस्क्राइब्ड। ठीक है, ये सारे फंक्शन के लैंग्वेज में क्या हो रहा है, क्या जनरलाइजेशंस हैं, उसकी डेफिनेशन वगैरह, उसकी डे टू डे डेवलपमेंट के बारे में बात करना, ये सब जो फंक्शंस आ जाएंगे लिंग्विस्टिक्स में। किसी एक लैंग्वेज के बारे में अगर ये हम बात करें तो वो उस लैंग्वेज की लिंग्विस्टिक्स कहलाएगी। यानी कि लिंग्विस्टिक्स एक ऐसा कह लें कि अदारा हो गया जिसमें किसी भी लैंग्वेज के बारे में सर्च की जाती है और उसको डिस्क्राइब किया जाता है, उसके फंक्शंस के बारे में बात की जाती है और उसकी डेवलपमेंट्स वगैरह के बारे में बात की जाती है, ग्रामर, स्ट्रक्चर, मेथड, एवरीथिंग। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग अ लैंग्वेज। हमारे पास कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिस तरह से हम लैंग्वेज जो है वो लर्न कर सकते हैं और टीच कर सकते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ साउंड्स। Phonetics is the study of speech sounds, their production, transmission and perceptions. Phonetics कहते हैं कि हम किस तरह से किसी वर्ड को जो है वो प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, इस स्टडी को हम कहेंगे phonetics. Phonology, the study of sound system of language, how such system differ from one language to another language. किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात करें या स्पेसिफिक उसकी बात करें, साउंड की बात करें, तो वो हमारे पास फोनेटिक्स होगा। लेकिन तमाम लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो वो फोनोलॉजी के उसमें आएगा। ठीक है, अगर हम 2 या 3 से ज्यादा लैंग्वेजेस की बात करें तो हम उसके उन लैंग्वेजेस की फोनोलॉजी कर रहे होते हैं, उसके फोनोलॉजिकल सिस्टम पे बात कर रहे होते हैं। फोनेटिक्स किसी एक लैंग्वेज को, उसके लैंग्वेज के वर्ड्स को किस तरह से प्रोनाउंस करना है, उसकी प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात करना, किस तरह से प्रोडक्ट करना है, ट्रांसमिशन एंड परसेप्शन, ये 3 हमारे पास जो है इसके फीचर्स होते हैं, ये फोनेटिक्स में आ जाते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, किसी वर्ड को बनाना या उसके स्ट्रक्चर में बनाना, उसका मॉर्फोलॉजी इज स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स आर कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ स्मॉलर यूनिट्स which have meaning और grammatical function। किस तरह से स्मॉलर यूनिट से, यानी कि हमारे पास एक स्टेम हो किसी वर्ड की, लॉजिक हमारे पास एक स्टेम है किसी वर्ड की, तो हम उसे कह देते हैं कि ये लॉजिक जो है वो हमारे पास प्रॉपर वर्ड होगा लॉजिकली,
तो एल वाई हम उसके ऐड कर देंगे तो इसका उसका जो ग्रामर है उसको चेंज हो जाएगा, या मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये मोर्फोलॉजी में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सिंटैक्स है। सिंटैक्स इज स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म अ सेंटेंस एंड रूल्स व्हिच गवर्न द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। वर्ड्स किस तरह से कनेक्ट होकर एक सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस किस तरह से कनेक्ट होकर एक पैसेज बनाते हैं, ये सारी स्टडी को हम सिंटैक्स कहते हैं। अब इसमें ग्रामेटिकल एरर्स भी हो सकते हैं। सो सिंटैक्स में ये ख्याल रखा जाता है कि कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हो गया ना, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को हम सिंटैक्स कहेंगे। तो हम हमारे पास कौन कौन से तीन ये फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स हैं। मोर्फोलॉजी के वर्ड्स को हमने किस तरह से बनाना है, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। फोनेटिक्स हमने किस तरह से बोलना है। सिंटैक्स जो है वर्ड्स को किस तरह से किस तरतीब से किसी सेंटेंस में लेकर आना है, ठीक है, किस तरह से उसे एक सेंटेंस बनाना है। द स्टडी ऑफ मीनिंग जो है वो सेमेंटिक्स से कहलाती है। किसी भी वर्ड का उसके मीनिंग के बारे में बात करना, वर्ड के या सेंटेंस के या किसी पैसेज के ओवरऑल मीनिंग के बारे में बात करना, वो सब जो स्टडी है वो हमारी सेमेंटिक्स में आती है। जबकि प्रैग्मेटिक्स में हमारा आ जाता है कि किस तरह से उस लैंग्वेज को हमने यूज करना है, किस तरह से बोलना है, या अपने वर्ड्स को किस तरह से अदा करना है। सो ये हमारे पास क्या होगा, प्रैग्मेटिक्स। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड सोसाइटी में हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं तो हम उसके लिए टर्म है हमारे पास सोशियो लिंग्विस्टिक्स इज स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड सोशल फैक्टर्स। किस तरह से हमने सोशल फैक्टर्स पे बात करनी है, सो इस स्टडी को हम स्टडी ऑफ लैंग्वेज कहेंगे, लैंग्वेज इन सोसाइटी कहेंगे, सोशियो लिंग्विस्टिक्स होगा। अगर हम मेंटल प्रोसेस पे बात करें तो जाहिर है साइको लिंग्विस्टिक्स होगा, वो सिस्टम किसी भी ब्रेन की या मेंटल सिस्टम की बात करेंगे। सो साइकोलिंग्विस्टिक्स इज स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस अंडरलाइंग द प्लानिंग, प्रोडक्शन, परसेप्शन एंड द कम्प्रीहेंशन ऑफ स्पीच। किस तरह से किसी भी स्पीच को हम मतलब डिलीवर करने से पहले उसकी जो प्लानिंग करते हैं, उसको जो प्रोडक्शन करते हैं, परसेप्शन करते हैं, किस तरह से उसको बनाना है, तैयार करना है। सो हम अपने मेंटल लेवल तक जो ये सारा सिस्टम है, प्रोसेस है, उसको हम क्या कहेंगे, साइकोलिंग्विस्टिक्स। अब साइकोलिंग्विस्टिक्स जो है ये मेंटल प्रोसेस है, जबकि नेक्स्ट हमारे पास न्यूरोलिंग्विस्टिक। तो इसको इस स्टडी को, ये कौन सी स्टडी होती है, स्टडी ऑफ ब्रेन फंक्शंस इन लैंग्वेज, ठीक है। सेम है, बस वो मेंटल और ब्रेन में थोड़ा सा जो है डिफरेंस है। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स में आ जाएगा कि किस तरह से लैंग्वेज चेंज होती रही है ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ लैंग्वेज में जो जो चेंजिंग आई, इस सारी स्टडी को हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स में ले आएंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास है अप्लाइड लिंग्विस्टिक। ये एप्लीकेशन ऑफ मेथड्स है कि किस तरह से किसी लैंग्वेज के मेथड्स कौन से होते हैं, उसकी उसको टीच करने के मेथड, उसके फीचर्स, is the application of methods and results of linguistics to such areas as language teaching, national language policies, translation, language in politics, advertising, classrooms and country। यानी कि ये सारी चीजें कि किस तरह से कहाँ कौन से रूल्स अप्लाई होंगे, ये हमारे पास कौन सा लैंग्वेज का प्रोसेस होगा, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। लैंग्वेज एंड सोसाइटी, सोसाइटी में लैंग्वेज को किस तरह से स्पीक करना है, ये थोड़ा सा आप साइलेंटली इसको रीड कर लें। और नेक्स्ट जो बात इम्पोर्टेंट है, पॉसिबल रिलेशनशिप्स बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। अब लैंग्वेज और सोसाइटी में जो रिलेशनशिप है वो कौन सा होता है, सोशल स्ट्रक्चर में आइदर इन्फ्लुएंस और डिटरमाइन लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर एंड और बिहेवियर। लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर को और बिहेवियर को जो इन्फ्लुएंस करता है सोशल स्ट्रक्चर होता है। दी वैराइटीज ऑफ लैंग्वेज स्पीकर use, reflect or regional, social और authentic origin even in their gender, ठीक है। किसी भी सोसाइटी में कौन सा जेंडर है, किस किस्म की बात कर रहा है, उसका रीजनल एस्पेक्ट क्या है, उसका सोशल एस्पेक्ट क्या है, इन सबको मद्देनजर रखते हुए जो लैंग्वेज बोली जाती है किसी सोसाइटी में, किसी कम्युनिटी में, तो वो इस अंडर में आ जाती है, किस अंडर, लैंग्वेज एंड सोसाइटी, ठीक है। उसका लैंग्वेज के साथ सोसाइटी का जो रिलेशनशिप होता है उसको बयान करना कि वहाँ के लोग किस तरह के हैं, वहाँ का रीजनल सिस्टम क्या कौन सा है, सोशल सिस्टम कौन सा है, पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा है, ठीक है।
इस सारी स्टडी को स्टडी का जो कनेक्शन होता है वो लैंग्वेज के साथ, लैंग्वेज एंड सोसाइटी का कनेक्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। Linguistic diversity has been defined as the range of variations exhibited by human languages. Linguistic diversity in the world today is an issue of growing social importance because a majority of all living languages are threatened in their continued existence. ठीक है, अब जो वर्ल्ड में ओवरऑल बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, यहाँ उसने बताया है कि मोर देन वेरीज फ्रॉम द एग्जैक्ट नंबर ऑफ नॉन लिविंग लैंग्वेजेस वेरीज फ्रॉम 6,000 to 7,000 depending on definition of language and in particular on how one defines the distinction between language and dialects. अगर उनके लैंग्वेज की बात करें, उनके डिफरेंट डायलेक्ट्स की बात करें तो 6,000 से 7,000 से ज्यादा तकरीबन जो लैंग्वेजेस हैं वो अब तक एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, अगर जो लैंग्वेज टर्म या लैंग्वेज की जो डेफिनेशन दी गई है उसके मुताबिक। English linguistic diversity, spread of English as a language of wider communication in science, technology, business, popular culture, and globalization has both positive and negative implications for linguistic diversity in the world. Nowadays, multilingualism usually implies English and other languages in various countries. English has also been considered a threat for linguistic diversity. अब फिलिप्सन ने ये डेफिनेशन दी है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में कि जिस तरह से अब इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लेकिन वहाँ ये जो बोली जाती है डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट कंट्रीज में, हर कंट्री में जो है वो हर कंट्री के पास डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, सिर्फ एक लैंग्वेज पे कोई कंट्री नहीं होता। सो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म। एक से ज्यादा लैंग्वेजेस का जानना, बोलना, वो मल्टीलिंगुअलिज्म होता है। सो इंग्लिश जो है वो ये एक मल्टीलिंगुअलिज्म में ही बोली जाती है, यानी कि हर कंट्री अपनी मदर टंग के बाद इंग्लिश को बोलता है। और इंग्लिश की डाइवर्सिटी ये है कि हर कंट्री में, हर कम्युनिटी में इस तरह इंग्लिश का जो डायलेक्ट है, उसका जो लहजा है वो चेंज है, ठीक है। रीजंस टू मेंटेन लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, languages express identity, languages are progenitors of history, language contribute to some of human knowledge, language are interesting in themselves. अब इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी की कौन कौन डाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं, हमारे पास कुछ फीचर्स हैं इंग्लिश के, ठीक है, कि लैंग्वेजेस जो हैं वो लैंग्वेज ज़ाहिर है हमारी शनाख्त होती है, हमारे बोलने से पता चलता है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, और हम यहाँ तक कि हमारे लेवल का पता चलता है, हम किसी क्लास, अपर लेवल क्लास से हैं या लोअर लेवल क्लास से हैं, ठीक है। सो इसलिए जो डाइवर्सिटी है इसकी, उसको मेंटेन रखना पड़ता है। क्लियर है यहाँ तक? नेचर हमने इसकी जस्ट नेचर को और फंक्शंस को डिस्कस किया है आज के लेक्चर में। चलें ठीक है, क्लियर है ना? क्लास एंड करते हैं फिर। अल्लाह हाफिज।